नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ प्राइवेट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक शिशिर जी हैं। आइए इनसे मैं बात करता हूं जो इन्होंने जो है प्राइवेट टीचरों के मुद्दों को उठाया है और इन्होंने गार्जियनों के मुद्दे को भी उठाया है। प्राइवेट स्कूल किस प्रकार लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में बिना मानक के चल रहे हैं, इसके लिए आइए इनसे पूछते हैं क्या मानक हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या मानक हैं और क्या मानक पूरे कर रहे हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं जो मानक पूरा कर रहे हैं और कोई कितने स्कूल ऐसे हैं जो मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। नमस्ते। नमस्ते लखनऊ को धन्यवाद देते हैं, उसने अपने मंच में मुझे शिक्षा विभाग में हो रही अनियमितता के लिए अपने मंच पे आमंत्रित किया। देखिए, आपका प्रश्न ये है कि बिना मानक और बिना मान्यता के लखनऊ शहर में स्कूल चल रहे हैं, तो ये सही बात है कि बिना मानक और बिना मान्यता के कई स्कूल लखनऊ में संचालित हो रहे हैं। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि जैसे यूडाइस रजिस्ट्रेशन और दोबारा मान्यता का रिन्यूअल कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स उन्हीं स्कूलों से मांगे जा रहे हैं जिनकी पुरानी मान्यता है, जो पूरी तरीके से फर्जी स्कूल हैं, जिनके पास ना उनके पास कभी मान्यता थी ना उन्होंने कोई मानक पूरे किए हैं। क्योंकि सरकार के मानक हैं कि आपके पास LD अप्रूव्ड मैप होना चाहिए, एक परफेक्ट एरिया होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए मान्यता के लिए। लेकिन शुरुआत में कुछ स्कूल ऐसे चलने लगे जिनके पास मान्यता नहीं थी, वो दूसरे स्कूल से रजिस्ट्रेशन करा के अपने स्कूल चला रहे थे। वही स्कूल क्या करता है कि अधिकारियों की मिली भगत से आज भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चला रहा है। अब सरकार ने जैसे नियम कर दिया है कि सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन यूडाइस पे करिए, तो यूडाइस पे वो रजिस्ट्रेशन दूसरे स्कूल के थ्रू करा लेते हैं। जैसे आलमबाग का स्कूल है, वो तेलीबाग के किसी स्कूल को पकड़ के यूडाइस रजिस्ट्रेशन करा लेगी। इसमें अधिकारियों की सांठ-गांठ रहती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। नहीं तो क्या इसमें जो है बच्चों को कोई लिमिट नहीं होती? एक स्कूल कितना भी बच्चा कर सकता है, कितने बच्चे का भी यूडाइस को कर सकता है रजिस्ट्रेशन? यूपी बोर्ड में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सरकार अगर सजग रहे और खंड शिक्षा अधिकारी भी सजग रहे तो आप ये जान सकते हैं कि आलमबाग का बच्चा वो भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का तेलीबाग पढ़ने क्यों जाएगा। आप जैसे मैं आप ये पूछ रहा हूँ, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्कूल है, मान लीजिए उसके पास बैठने की क्षमता 100 की है, तो उसके यहाँ 500 रजिस्ट्रेशन कैसे हो जा रहे हैं? नहीं, तो इसके विषय में स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, संख्या बाद में निर्धारित होती है, शुरुआती क्लासों में संख्या निर्धारित नहीं होती। नहीं, जैसे मान लीजिए उनके पास जैसे उन्होंने एक क्लास में 300-400 करा दिया, बच्चा करा दिया, तो उनके पास बैठने की व्यवस्था ही नहीं है मान लीजिए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल का परीक्षण करे कि वो मानक के अनुसार है कि नहीं है, उसमें बच्चों को बैठने की सुविधा है कि नहीं, स्वच्छ जल पीने की सुविधा है कि नहीं। वो सब जांचों के लिए अगर वो खंड शिक्षा अधिकारी को हम लोग शिकायत करते हैं, वो जाते हैं, लेकिन वो पैकेट पकड़ के वापस आ जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार इस शिक्षा विभाग में इस कदर हावी है कि जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में भी पीछे नहीं हट रहा है। और बाकी एक समस्या ये है, जैसे CBSE गाइडलाइन है और उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार ने भी क्या निर्धन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 लाई। वो इसलिए लाई कि जो गरीब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो भी ये बड़े तबके के हैं, उनके साथ बैठकर अपना उनके कल्चर सीखेंगे, सब होगा। लेकिन ऐसा मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों में ऐसा मान नहीं रहे हैं, जबकि 25% एक क्लास का 25% सीटें जो है आवंटित की गई हैं गरीब बच्चों की, लेकिन ऐसा कोई नियम मान नहीं रहे हैं ये लोग। ऐसा क्यों है? देखिए, प्रबंधकों का एक सिंडिकेट है और प्रबंधक एसोसिएशन के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ही हैं, तो उनके डायरेक्ट ऊंचे ऊंचे संपर्क हैं। सारे प्रबंधक अपनी समस्या लेके जाते हैं कि RTI का लास्ट ईयर का पैसा नहीं मिला है। उन्होंने एक सभागार में आयोजन किया था, वहाँ खुद कहा था कि हम लोगों को जो RTE के थ्रू बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका पैसा नहीं सरकार से मिल पा रहा है, तो हम आगे एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसी हिसाब से सब अधिकारियों को आदेश दे देते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। RTE के खिलाफ सरकार पैसा नहीं दे रही है, जबकि आप बता रहे हैं कि महानगर अध्यक्ष स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
लेकिन जब आरटीआई ये अपनी ही सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी सरकार पे ही प्रश्न, योगी सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं कि वो पैसा नहीं दे रही है। ऐसा देखिए, ये जो उन्होंने सहकारिता विभाग के सभागार में एक प्रबंधकों की मीटिंग की थी, तो वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो आरटीई के एडमिशन हुए हैं उनका पैसा सरकार द्वारा समय पे नहीं मिल पाता है, तो इस समस्या का समाधान करें, उनसे प्रबंधकों ने कहा था। तो उन्होंने प्रबंधकों को ये विश्वास दिलाया था कि आरटीई का पैसा समय पे आ जाएगा अगले वर्ष से। लेकिन उन शब्दों का फ़ायदा उठाकर इस बार प्रबंधकों ने साफ साफ डिनाई कर दिया और बहुत कम स्कूलों ने 25% बच्चे आरटीई के रखे। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरी जानकारी है, मैंने आरटीआई शिक्षा के अधिकार जन सूचना के अधिकार से मतलब पता लगाया मैंने। सीएमएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की 22 ब्रांचें हैं पूरी, आपको मतलब पता होगा। प्रतिष्ठित बताते हैं, विश्व में प्रतिष्ठित स्कूल है, जब अधिक कम से कम 1 लाख 1.5 लाख बच्चे, इसके 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। जबकि इन्होंने शिक्षा के अधिकार के तहत केवल मात्र और मात्र सभी ब्रांचों में 15 एडमिशन दिए। तो इस कमी को आप कहाँ मानते हैं कि कमी कहाँ है ऐसा? लेकिन सरकार तो अपना प्रचार कर रही है कि मैं शिक्षा का अधिकार के तहत इतने एडमिशन कराए, बता रहे हैं कि मैंने 52,000 एडमिशन कराए, 43,000 एडमिशन कराए। ये एडमिशन फिर गए कहाँ फिर? देखिए, सरकार ने जो शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन होते हैं उसकी जांच के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी नहीं है। उस हिसाब से वो खंड शिक्षा अधिकारी का ही काम है, और एक गरीब व्यक्ति जो अपनी बच्चे की शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाई कराना चाह रहा है, वो वास्तव में गरीब व्यक्ति है, वो पैरवी नहीं कर पाता है। और अगर वो किसी तरीके से बीएसए ऑफिस पहुंच भी जाता है तो उसको मतलब टाल मटोल करके वापस कर दिया जाता है। और जो प्रबंधकों की एसोसिएशन है वो प्रभावशाली है, वो धन से भी मजबूत है और उसके पास सत्ता की पावर भी है, राजनीतिक उसके पास पावर भी है। और अधिकतर आप जानते हो बड़े बड़े अधिकारियों मंत्रियों के स्कूल चलते हैं, जिसके कारण ये सब बातें सिर्फ एक प्रचार की बातें हैं कि आरटीई के तहत हमने इतने बच्चों का एडमिशन करा दिया। अगर वास्तविकता में देखा जाए, इसमें किसी भी अधिकारी को नियुक्त किया जाए और उसकी जिम्मेदारी रखी जाए कि अगर आपके क्षेत्र में आरटीई के तहत एडमिशन होने की ना होने की कोई शिकायत आएगी तो आप पर आपकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है, तब तो इसमें एक सार्थक प्रयास होगा। नहीं तो सिर्फ समझ लीजिए जनता का मन बहलाने के लिए ये संख्या दी जा रही है। और बाकी जैसे स्कूल हैं, हर साल जो है किताबें बदल देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। हर साल किताब बदल दी, सिलेबस बदल दी, जूते बदल देते हैं, कभी कभी तो जूते बदलते, जूते खैर वो तो 3 साल पे बदलते हैं, 3 नियमावली के तहत है। लेकिन जो सिलेबस हर साल बदल देते हैं, जो हमारे अभिभावकों पे एक बोझ आता है, धन का बोझ आता है, उसके खर्चे का बोझ आता है, वो सफ़र करता है। तो उसमें क्या ऐसा क्या है कि जो है किताब बदल देते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, इसमें भी किताब के पब्लिकेशन हाउस का एक सिंडिकेट चल रहा है, और वो सिंडिकेट क्या करता है, नवंबर महीने में ही प्रबंधकों से जाकर मिलता है और वो अपने ऑफ़र रखता है कि सर अगर आप अपने स्कूल की किताबें हमारे पब्लिकेशन हाउस की चलाएंगे तो वो एक डील कर लेता है कि इतना हम आपको लाभ दे सकते हैं। अब उस लाभ के चक्कर में प्रबंधक को लगता है कि एक साथ एक मुफ्त लाभ मिलेगा और ये हमारी अतिरिक्त कमाई हो जाएगी, और वो तुरंत किताबें बदल देता है। उसके कारण क्या होता है, अप्रैल माह में मध्यम वर्गीय परिवार पे इतनी बर्डन पड़ जाती है कि उसको मतलब खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। और आप ये सोचिए, फर्स्ट क्लास का किताबों का सेट है, जिस दुकान से लेंगे 4,000 का सेट मिलेगा, 2,000 की कॉपियाँ मिलेंगी, बाकी स्टेशनरी मिलेगी, तो 6-7 हज़ार रुपये एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए पैसा खर्च हो जाता है। कारण इसका ये है कि सरकार अगर इस पर ध्यान दे और एक ऐसी नीति बनाए कि किताबों का पब्लिकेशन सरकार निर्धारित करे कि इसी पब्लिकेशन की किताबें, नहीं तो एनसीईआरटी क्यों नहीं है? एनसीईआरटी निर्धारित एनसीईआरटी किताबें होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? देखिए, एनसीईआरटी किताबें तो चला देते हैं, स्कूल वाले कहते हैं आप एनसीईआरटी खरीदिए, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको रेफरेंस बुक भी खरीदनी पड़ेगी। 9 से इंटर तक तो एनसीईआरटी चलवा रहे हैं, लेकिन 9 से इंटर तक की पढ़ाई बिना रेफरेंस बुक के होगी नहीं पाएगी। तो सरकार को रेफरेंस बुक भी
एकदम सर्टेन पब्लिकेशन हाउस कर देना चाहिए कि 300-400 रुपए से ज़्यादा की कोई किताब नहीं होगी और ये किताब सभी दुकानों में उपलब्ध होगी। हर स्कूल वाला, चाहे बड़े से बड़ा स्कूल हो चाहे छोटे से छोटा स्कूल हो, वो एडमिशन लेते समय एक स्लिप दे देता है अभिभावक को कि इस दुकान में जाइए किताब मिलेगी। आप पूरे लखनऊ में ढूंढ लेंगे वो किताबें नहीं मिलेंगी। ये धंधा देखिए चलता दिल्ली और मेरठ से है, वहाँ पर होलसेल में किताबें मिलती हैं। उसके आगे आप कोई भी पब्लिकेशन हाउस किसी भी राइटर का नाम लिखवा लीजिए, वो कितनी सर्टिफाइड किताबें हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जिससे प्रबंधकों को भी मोटी कमाई हो रही है और वो प्रबंधक कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारी भी हैं, तो जिसके कारण वो ऊपर सरकार को भी कन्विंस कर लेते हैं। भाई देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी बेहद ईमानदार हैं, लेकिन नीचे की टीम कैसे ईमानदार होगी? हर आदमी अपने स्तर पे राजनीति में बड़ा संघर्ष करके ऊपर उठा है और उसने खाने कमाने के तरीके राजनीति के द्वारा ही सीखे हैं, तो वो जहाँ से जैसे भी कमा सकता है वो कमाता है, चाहे अभिभावक पे कितना ही जोर पड़े। और योजनाएं तो सरकार घोषित करती है लेकिन उसकी निगरानी के लिए कोई कमेटी नहीं बनाती है। जैसे बिना बगैर मानक के स्कूल चल रहे हैं, उसके लिए कोई भी कमेटी नहीं है। लखनऊ जिले में कोई भी कमेटी नहीं है जो ये जांच करे कि बिना मानक के स्कूल जो चल रहे होंगे उन पे हम ये कार्रवाई करेंगे। ना इस जांच के लिए कमेटी है कि स्कूल वाले कितनी महंगी किताबें चला रहे हैं, किताबें पर्टिकुलर दुकान से ही मिल रही हैं, ड्रेस पर्टिकुलर दुकान से मिल रही हैं, इसकी निगरानी के लिए भी कोई कमेटी नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसी अधिकारी को नियुक्त करके संपूर्ण उत्तरदायित्व दे कि अगर आपके खिलाफ या आपके क्षेत्र में जो क्षेत्र दिया गया वहाँ से अगर ऐसी शिकायत आती है, देखिए समाज सेवी बहुत हैं, वो कंप्लेन करने में भी आगे रहते हैं, लेकिन वो कंप्लेन करते करते थक जाते हैं क्योंकि टाला मटोली वाला रवैया रहता है। अधिकारी के पास जाइए तो अधिकारी मिलता नहीं है, 3-4 बार जाइए तो मिलता है। अब वो मिलता है तो वो समझा के भेज देता है कि ठीक है हम इस पे देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। इसी तरीके से अप्रैल और मार्च और अप्रैल का महीना बीत जाता है, फिर वो कॉपी किताबें वाला मैटर ठंडे बस्ते में चला जाता है और आरटीई एडमिशन का भी मैटर ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर वो पूरा सेशन बीत जाता है, फिर नवंबर से नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात उठाते हैं और बात उठाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब तक सरकार एक अधिकारी को उत्तरदायित्व नहीं देगा कि ये आपकी निगरानी में ये काम सौंपा जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं ना होनी चाहिए। सरकार को लगता है कि इससे उनका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभिभावक पे एक बहुत बड़ी बर्डन पड़ता है। अभिभावक को जोर पड़ता है, वो सफ़र करता है, पैसे की तंगी है। एक ही पतली किताब 500-600 रुपए की लिखा हुआ है, उसमें प्रिंट हो गया तो उसी रेट में मिलती है, कोई कंसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा भी क्या दुकानदारों